वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में समीउल मलिक तज़किया प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आज हमने दफ़ाई तजज़िया निगार जनाब ब्रिगेडियर उस्मान खालिद साहब को ज़हमत दी हुई है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इस ग्रेट गेम के बारे में हो रही है जो कि इस वक्त हमारे खत्ते में चल रही है। तो एक सब आखिरी जब हमारा सिलसिला कलाम मुनक़ता हुआ था वक्फे जाने से पहले, वो ये था कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ दुनिया की और ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप की नवाज़शात और इनसे मुफादात हासिल करने के लिए एक लफ्ज़ी गेम खेल रहा है और चीन के मुहासरे में अमेरिका का अस्करी साथ कभी नहीं देगा। बात यह कि अब इससे आगे चलते हैं, चूंकि भारत सिर्फ लफ्जी इत्तेहादी होगा जैसा आपने फरमाया है, तो क्या इससे भारत और अमेरिका में दूरियां पैदा नहीं हो जाएंगी और 20 साल बाद भारत और अमेरिका इत्तेहाद को कौन से नए हालात यानी का सामना करना पड़ेगा? जैसे आपने भी फरमाया, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि क्या अमेरिका के अंदर इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं और इतने बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या इस बात को नहीं समझते कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ यानी वक्त गुजार रहा है और अपने मफादात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और यकीनन आप देख रहे हैं कि अमेरिका से उसने एक सिविल एटमी मादा भी किया है, जिसके बाद हिंदुस्तान को दुनिया की जितनी पाबंदियां का सामना था इस मामले में सारी खत्म कर दी गई हैं। जिस दिन हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का सिविल मादा हुआ है उसके फौरी बाद आप देखिए कि बाकायदा अमेरिका के साथ उसकी मशकें हुई हैं, जंगी मशकें अलास्का में और कोलकाता और बम्बई में उसकी मशकें भी हुई हैं। और उसके बाद एक कमीशन भी तश्कील ले लिया गया, जिसके बाद अमेरिका ने बेशुमार ममनू असला जो था, जो कि इसमें बैन था, वो उसे दिया। और बरतानिया ने भी एटम बम गिराने वाले जो जहाज थे उसके हवाले, भारत के हवाले से फरोख्त किए। और उसके बाद रूस और उसके फ्रांस और जर्मनी भी अपने रास्ते उसके खोल दिए। तो क्या आप नहीं समझते कि भाई ये वाकई ये लोग जितने भी हैं इस बात को नहीं समझते कि भाई वाकई हिंदुस्तान जो है इस मामले में मुखलिस नहीं है और इस गेम खेल रहा है? ये समझ दोनों तरफ है, लेकिन अगर जैसे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि वो अस्करी तरीके से चाइना के खिलाफ उसको अंगेज ना होना पड़े, अमेरिका भी नहीं चाहता कि उसकी चीन के साथ लड़ाई हो, वो भी चाहता है कोई और लड़ाई करे। और चूंकि वो डायरेक्टली लड़ाई नहीं करना चाहता और हिंदुस्तान को वो अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं ला सकता कि वो लड़ाई उसके साथ हो जी, तो फिर ये कोल्ड वॉर का स्टार्ट होता है ऐसी हालात में जी। इस कोल्ड वॉर में अभी ये कोल्ड वॉर अमेरिका पहले रूस के साथ लड़ चुका है जी जी। और उस कोल्ड वॉर में अमेरिका जो था वो फतेहयाब हुआ था जी। अभी ये नई कोल्ड वॉर अगर वो चीन के खिलाफ शुरू करे जी। तो क्या वो उसमें कामयाब होगा या नाकाम होगा? जी। मैं ये अपने जो मेरी सोच है वो ये है कि अमेरिका को उस वक्त दुनिया इस्लाम का इत्तेहाद मुयस्सर था, इस वजह से वो उस कोल्ड वॉर में कामयाब हुआ जी। अगर दुनिया इस्लाम का इत्तेहाद उसको मुयस्सर ना होता तो उस कोल्ड वॉर में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता था जी। क्योंकि जैसे आपने शुरू में अपने तमहीद में बताया था जी जी कि यूरोप में जहां पर भी उसने कोई बगावत खड़ी हुई तो रूसियों ने उस बगावत को दबा दिया, बिकॉज नाकाम नहीं हो। आप देखिए कि हंगरी के अंदर 24 घंटे के अंदर बुडापेस्ट में उसके टैंक पहुंच गए और उसने उसमें कब्जा कर लिया। हालांकि हंगरी की फौज यूरोप की सबसे मजबूत फौज समझी जाती थी। और कामयाबी कहाँ हुई? अफगानिस्तान में। तो इसलिए ये बात ये हमको भी समझ है और होनी चाहिए और हमको ये क्लेम करना चाहिए कि अमेरिका की फतह की वजह ये थी कि हम उसके तहदी थे जी। आज अगर नई कोल्ड वॉर शुरू होती है तो मुसलमान दुनिया किसकी इत्तेहादी होगी? चीन की जी। इसलिए फतह याब कौन होगा? चीन होगा। लिहाजा आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझें। क्या मेरे साहब यही मैं आपसे यही से बात शुरू करना चाहता हूँ। एक तरफ आपने एक और इशारा कर दिया कि इस वक्त अमेरिका को यानी मुसलमान ममालिक और मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद की साथ था, इसलिए वो उसमें कामयाब हो गया और उसको तोड़ने के लिए। तो अब इसको नहीं है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये मिडल ईस्ट के अंदर ये जितना भी ये फसाद खड़ा हुआ है, अब आप देखिए कि पहले वो यमन से शुरू हुआ, एक ठेले से शुरू हुआ, वहाँ पे हालांकि ये जितने भी लोग थे यानी अमेरिका के अपने लोग थे, यानी यमन के अंदर और उसमें तुनिस के अंदर, फिर यमन के अंदर, फिर मिस्र के अंदर। अब आप देखिए कि लीबिया के अंदर तो बाकायदा जंग शुरू हो गई है, वहाँ पे बाकायदा नेटो के तैयार हैं वो तो हमले कर रहे हैं आए थे, और बल्कि अब ड्रोन हमले की भी बात सुनने में आ रही है। और सीरिया के अंदर भी जो है वो कश्मकश शुरू हो गई है और कल ही सीरिया के अंदर खासी एक कत्ल गारत भी हुई है। उसमें जो सीरिया की जो खबरें आ रही हैं कि सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 40 से ज़्यादा शहरियों को इस बारे में तो उसमें मारे गए हैं सारी इस हड़तालों में। तो अगर अमेरिका सारा ये काम कर रहा है, सारे मिडल ईस्ट को उथल पुथल कर रहा है, क्या उसकी वजह सिर्फ यही है कि दोबारा मुसलमानों को उसमें प्रेशर में लाने के लिए कि दोबारा इसमें अपने नए मोहरे खड़े कर दिए जाएं और फिर रियासत से इत्तेहाद मुसलमानों का जो इनकी हमायत हासिल की जाए?
इस वक्त दो सोचें हैं। एक सोच ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये अमेरिका करवा रहा है, और अभी चूंकि ये उसके पाले हुए डिक्टेटर और बादशाह जो थे वो भी उसको आंखें दिखाने शुरू हो गए थे। अब तो सोच से बात मावरा हो गई होगी साहब, तो नेटो वहाँ पे हमले कर रही है। ये इसका क्योंकि ये कोल्ड वॉर 30 साल चली थी। जी जी। ये भी ये जो नई वॉर स्टार्ट हुई है इसको 2 महीने भी नहीं हुए। लिहाजा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी छोटी लड़ाई है, लिहाजा अभी डस्ट सेटल नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किसकी प्लान है, जी जी, किसके अज़ाइम क्या हैं और इन अज़ाइम में कौन कामयाब होगा। मैं इसका तज्जिया पेश करना चाहता हूँ कि अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं हुई कि इसमें कौन कामयाब हुआ और किसके अज़ाइम थे। पहली बात जो मेरी समझ में आई है कि इसको स्टार्ट करवाने वाला अमेरिका नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका स्टार्ट करवाने वाला होता तो ये ट्यूनीशिया और मिस्र में ना होती, जो कि उसके सबसे ज़्यादा फर्माबरदार हुक्मरान थे जी, और जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी मुल्क में है जी, जिनका वो पक्का दोस्त था वो मिस्र और ट्यूनीशिया का था जी जी। लिहाजा क्योंकि लड़ाई इधर स्टार्ट से, यानी ये इनकलाब है इधर से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसको स्टार्ट कराने वाला अमेरिका है। दूसरी बात यह है कि इसको अमेरिका क्या अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसका जवाब है यस, ये हो सकता है। नहीं, फिर आप अब ये बताइए कि अगर इससे स्टार्ट अमेरिका ने नहीं करवाया तो उस पीछे स्टार्ट करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं? बात का जनवन, क्योंकि 40-40 साल अगर एक बंदा हुक्मरान रहे और 30-30 साल रहे, अमेरिका का पिट्ठू भी रहे, अमेरिका का पिट्ठू भी हो, तो आप समझते हैं कि यानी अमेरिका के खिलाफ जो नफरत थी उस नफरत का लावा फूटा और ये लोग तब्दील, लेकिन ये कि अमेरिका ने फिर दोबारा अपने ही आदमी इस पर लिया है। ये जो मूड पॉइंट जो है ये है कि इस वक्त अमेरिका का क्या कामयाब होगा, क्योंकि दोनों जगह पर अभी फौजी किसी न किसी तरीके से हुक्मरान है जी जी, लेकिन लोग घरों में नहीं चले गए वापस, अभी तक लोग सड़कों पर हैं और वो जो इनकलाब है उसकी स्पिरिट जो कायम है, और लोग अपने नए हुक्मरानों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो हुस्नी मुबारक और पुराने हुक्मरान जो थे उनके साथ ऐसे डील करें कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। लिहाजा इस इनकलाब को आप ना इसको इस्लामी इनकलाब कह सकते हैं, ना आप इस इनकलाब को जमहूरी इनकलाब कह सकते हैं। ये इनकलाब जो है ये एक किस्म का यूथ का इनकलाब है, जवानों का इनकलाब है जो कि अपने लिए नई राहें तलाश कर रहे हैं जी। इन नई राहों में वो इख्वानुल मुस्लिमीन या इस्लामी जमातों की तरफ देख रहे हैं, ना वो वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, उनको कोई नए मॉडल की तलाश है। तो क्या उनके अंदर कोई ऐसी क़यादत है जो किसी नए मॉडल को आज तक किसी ने आश्कार किया हो? वो नया मॉडल जो है इस वक्त, जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान हुआ करता था, आजकल वो तुर्की बना है जी, और हमारी रफा पार्टी का जो क़याम है जी जी, उसकी इंस्पिरेशन भी इसी वजह से हुई कि हम जो काम नहीं कर पाए वो चूंकि तुर्की ने कर दिया है, लिहाजा क्यों ना हम वापस लौट जाएं उस राह की तरफ जिस राह से आज तुर्की कामयाब हो रहा है, उस राह पर लौटकर हम भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये बात के प्रोग्राम में ये इसका जिक्र होगा। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, वक्त भी जरा किल्लत भी है, इंशाल्लाह आपसे और प्रोग्राम भी चलेंगे आपसे इंशाल्लाह, उसके और अगले प्रोग्राम में यकीनन ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी। अब ये बताइए कि वस्ती एशिया की मुसलमान रियासतें हैं, उसमें रूस भी है, और उसकी क्या ये सारे इस सर्द जंग से ताल्लुक रह सकते हैं? अगर नहीं रह सकते तो ये बताइए वो क्या करेंगे फिर पाकिस्तान को? अब ये बताइए कि पाकिस्तान को इस सर्द जंग में क्या करना चाहिए? ये रूस ने और चीन ने मिलकर एक तंजीम बनाई है जो कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 सेंट्रल एशिया के मुल्क शामिल हैं जी, और 2 मुल्क बड़े मुल्क यानी रूस और चाइना शामिल हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कोऑप्टेड मेंबर हैं यानी ऑब्जर्वर स्टेटस, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और ईरान भी शामिल है। ये 4 मुल्क जो ऑब्जर्वर स्टेटस में हैं। लिहाजा इससे ये जाहिर होता है कि इस SCO को अपनी कोई डायरेक्शन जो है वो उसमें क्लियर नहीं है। कि जहाँ तक चीन का तल्लक है वो रिलेटिवली क्लियर है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी सीधी डिक्लेयर कर दी है जी, और ईरान और पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे तल्लुकात है। लिहाजा वो चाहता है कि SCO इवेंचुअली इसमें मुसलमान मुल्कों के साथ इत्तेहाद का जरिया बने। सेंट्रल एशिया के 3 ममालिक उसमें शामिल हैं और बाकी 3 उसमें शामिल 2 जो है वो शामिल हो सकते हैं जी। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में
मुसलमान मुल्कों के साथ अगर ये इत्तेहाद बन जाए तो ये एक डिफेंस अलायंस ह्यूज, बहुत बड़ा एक डिफेंस अलायंस बनता है, जो कि एक नई कोल्ड वॉर में अमेरिका को शिकस्त देने के काबिल हो सकता है। तो लिहाजा नई राहें बन रही हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान को रास्ते का तयन पाकिस्तान को करना है जी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान है जो कि हिंदुस्तान के साथ थोड़ी बहुत चीन ने दुश्मनी तो अपनी दिखाई है जी, लेकिन जितनी अजली दुश्मनी पाकिस्तान की है वो हिंदुस्तान की और चीन की नहीं हो सकती। सही है। लिहाजा पाकिस्तान को ये कहना है, एक तो ये है कि वो अपना कद बढ़ाए जी, अपने आप को असर्ट करे सेंट्रल एशिया में, मिडल ईस्ट में जी, और चीन के साथ वो मिलके ये कहे कि इसमें हिंदुस्तान की कोई जगह नहीं है। अच्छा, आपने फरमाया कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपना वो कद बढ़ाए इसमें जो वस्ती एशिया की रियासतों में। मैं जरा सा और सा आगे लेके चलना चाहता हूँ। अब ये आप बल्कि साहब इस बात पे यकीन करते हैं कि इस वक्त अमेरिका में जो इंडो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसकी पूरी शदीद ख्वाहिश है कि अव्वल तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकले नहीं, और अगर निकलता है तो इस सूरत में निकले कि कम से कम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके जाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो परसों ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि इस वक्त अमेरिका को और नेटो को अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए। आप क्या राय देंगे? जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिन पार्टियों की हुकूमत है ये एंटी पाकिस्तान थी, हमेशा एंटी पाकिस्तान जी, प्रो इंडिया थी। उनका नाम क्या है? MKM, उनका नाम है JUI, उनका नाम है ANP। अब JUI तो हुकूमत से अलग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो उसका लेकिन यही चार पार्टियां जो हुकूमत जिन्होंने हुकूमत बनाई थी चार पार्टियों में, इनमें तीन जो है ये तो पाकिस्तान से पहले की पार्टी है और MKM नहीं बनी है, लेकिन ये सारे प्रो इंडिया पार्टी हैं। अभी ये जरदारी विंग और पीपल्स पार्टी जो है ये भी प्रो इंडिया है जी। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका और हुक्मरान पार्टियां हैं वो इस वक्त प्रो इंडिया पार्टी है जी। लिहाजा आपको कद बढ़ाने में क्या, आपका कद कम करने में ये शामिल होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये जो दूसरी पार्टी जो इसके साथ एग्री नहीं करती उनको अपना एक स्टांस क्लियर करना चाहिए कि हम चाहते क्या है। सही, उनके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है। फिर मैं रफा पार्टी का जिक्र करता हूँ, हमने क्यों पार्टी ये बनाई? क्योंकि ये तो ना इनको पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई, यानी ये खिलाफ जरूर है, यानी ये मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं और इस्लाम पसंद आप इनको कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन यानी ये पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को ये रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इनका ये कुछ कहने के ही काबिल नहीं है, इनका कुछ विजन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को अगर अपना कद काट बढ़ाना है तो वो एक किसी विजन से बढ़ाना होगा। वो ऐसे नहीं बढ़ जाएगा कि आप अच्छा सा सफीर भेज दें जी। आपको कुछ कहना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और इस वक्त आपको ये कहना है कि हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है जी जी। हम SCO की अगर एक्सपेंशन होती है और उसमें सेंट्रल एशिया का मजीद मुल्क शामिल होते हैं और अगर ईरान और पाकिस्तान शामिल होते हैं तो हिंदुस्तान को इससे बाहर रखना होगा जी। और हिंदुस्तान की चूंकि बड़े पुरानी दोस्ती है रूस के साथ, लिहाजा हो सकता है कि हिंदुस्तान के अगर उसको शामिल करने में राजी नहीं होते तो शायद रूस को इससे बाहर निकलना पड़े जी। लिहाजा SCO की रिऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हो, लेकिन ये आप असर्ट करेंगे, इस किस्म की बात कहेंगे तो होगा ना जी जी। अगर आपका ये स्टैंड ही नहीं है, किसी मुसलमान मुल्क का स्टैंड ही नहीं है ये, और वो सेंट्रल एशिया की रियासतों की अहमियत को समझते हैं जी जी। और चीन खासतौर पर समझता है, तो चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान और पाकिस्तान जो है ये मिलकर ये एक नया इत्तेहाद ऐसा बनेगा जो कि अगर नई कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो उसमें वो कामयाबी के साथ किनार होगा। ये इस दफ़ा अमेरिका की शिकस्त होगी, इस दफ़ा इनकी शिकस्त नहीं होगी। अच्छा, मैं ये सब एक और चीज़ यहाँ से मैं आपको इस नुक्ते पे भी लाना चाहता हूँ। आप देखिए बड़ी पोजीशन बड़ी गहरक सी हो चुकी है और बड़ा कंफ्यूजिंग मामला चल रहा है कि अमेरिका के कुछ बड़े अदारे जो हैं वो अफगानिस्तान से निकलने के लिए बेताब हैं, पर उनके तोड़ रहे हैं उसमें वो, बल्कि यहाँ तक ऐलान भी हो चुका है कि अमेरिका जो है इस अफगानिस्तान में चंद 2-4 महीनों के बाद अपना अफगानिस्तान से अपनी फौज का इनखला शुरू कर देगा। नेटो की तरफ से भी वाज़ेह से इशारे मिल रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें आप समझते हैं कि कुछ पर्दे के पस पर्दा भी ये काम हो रहा है और चल रहा है। लेकिन रिसेंटली अभी पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के सफीर मुतय्यन है उसने ये बात कही कि नहीं, अब हम अभी नहीं निकलेंगे, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं।
बड़ी कंफ्यूजिंग पोजीशन है। लेकिन फिर पाकिस्तान आखिर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना तो है और निकलना चाहता है भी और निकलेगा भी। अब ये बताइए कि इसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्तहकम होगा या इसके कोई इसके साथ नए खतरात पाकिस्तान के जन्म लेंगे। मैं आपकी तवज्जो जरा उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि देखिए, जब अमेरिका पहले भाग गया था अमेरिका से, तो आपको याद होगा कि उसकी बड़ी भारी कीमत ना सिर्फ अफगानिस्तान ने बल्कि पाकिस्तान ने भी अदा की और अब तक ये उसी का शाखसाना चला आ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइए कि अमेरिका और नेटो को निकल जाने के बाद अगर भारत भी वहां पे कामयाब नहीं होता, यकीनन नहीं होगा, क्योंकि जब अमेरिका निकलता है तो भारत के पांव वहां जमने मुश्किल हो जाएंगे। मैं अपने अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसके लिए वाज़ेह इस पर सवाल भी आपसे करूंगा मैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के लिए क्या उसमें कोई फायदा होगा या कोई नए खतरात पाकिस्तान के लिए आ जाएंगे, और खतरात होंगे तो क्या होंगे? ये दोनों चीजें हो सकती हैं और उस पर डिपेंड करता है कि चीन और पाकिस्तान जो है ये इकट्ठा काम करते हैं और एक स्ट्रेटजी और एक विजन बना के किसी तरीके से चलते हैं या नहीं। अगर हम ये सोचें, और ये मेरी सोच काफ़ी अर्से से रही है, कि इन द लॉन्ग रन अमेरिका हमसे 7,000 मील दूर है जी, और उसको इंटरेस्ट लुक आफ्टर करने के लिए, और वो उसका इंटरेस्ट जो है हमारे इंटरेस्ट को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज, क्योंकि सारे मुल्क लैंड लॉक्ड हैं, जी जी, चीन को जा सकते हैं ईस्ट की तरफ, रूस के साथ तो ऑलरेडी जाते हैं जी जी, लेकिन साउथ की तरफ उनके ताल्लुकात चूँकि मुनक़ता हुए हैं और अफगानिस्तान में अभी तक अमन अमान कायम नहीं हुआ, लिहाजा साउथ की तरफ ये चीज़ें नहीं हो रही। अगर अमेरिका वहाँ रहता है और अमन अमान नहीं कायम होता तो साउथ की तरफ नहीं आ सकेंगे, उसके रिसोर्सेज का फ्लो इस तरफ नहीं हो सकेगा जी जी, और इसलिए उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? अमेरिका को होगा। अमेरिका को होगा। लिहाजा अगर अमन की ज़रूरत, अफगानिस्तान में अमन की ज़रूरत अमेरिका की ज़रूरत भी है जी, लिहाजा अगर वो ये नहीं कर रहा तो वो इसकी मायोपिक पॉलिसी है जो कि इंडो-ज़ायनिस्ट लॉबी की वजह से है। जी जी, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये चाहता है कि वहां से निकलने से पहले इनका तिया पांचा करके जाओ पाकिस्तान का, जी जी, इनके न्यूक्लियर वेपन लेके जाओ, इस पर बमबारी तो करो ना और कुछ नहीं। तो और यानी बमबारी करने के लिए तो अमेरिका हमेशा तैयार रहता है, जी जी, ट्रुप्स भेजने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन बमबारी तो कर देता है। तो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर बमबारी तो करके जाओ। तो लिहाजा अगर वो बमबारी करके जाता है और वो ज़ायनिस्ट की, इंडो-ज़ायनिस्ट लॉबी की बात मानी जाती है तो फिर हालात किसी और तरीके से मुरतब होंगे जी। लेकिन अगर चाइना में बिलेटेडली सही, लेकिन अगर कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट अगर सेंट्रल एशिया के साथ है तो वो वही इंटरेस्ट है जो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, अफगानिस्तान का इंटरेस्ट भी है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज जो हैं ये साउथ की तरफ फ्लो करे, ये अफगानिस्तान का इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है जी। और क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एक है जी जी, इसलिए हो सकता है, और ये हमें ये कहते रहना चाहिए जी कि अगर आप इस वक्त आपकी पॉलिसी जो अफगानिस्तान में है वो कभी आप चीन के मुआसरे की सोचते हैं, कभी आप इंडिया के कदम जमाने के लिए अफगानिस्तान में सोचते हैं, यानी आपकी जो सोचें हैं वो एक 7,000 दूर मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि चीन इधर है, रूस इधर है, पाकिस्तान इधर है, ये सारे मुल्क इधर हैं और ये सारे और सेंट्रल एशिया के मुल्क दोबारा रूस में शामिल होना नहीं चाह रहे। जी जी, तो इनकी ख्वाहिशात जो है वो आखिर में वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि इंडिया की ख्वाहिश की। सिर्फ इंडिया की ख्वाहिश के लिए अगर वो अफगानिस्तान में रहता है जी जी, तो वो इंडिया तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन उसका नतीजा पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बुरा हो सकता है। वो निकलने से पहले ये इस चीज़ पे लिए तैयार हो जाएगा पाकिस्तान पे बम मार के जाओ, जी जी, और वो पाकिस्तान बम मार के जाता है तो फिर उसके नताइज होंगे, फिर उसके बाद दुश्मनी बढ़ेंगी। और ये सब जो चीज़ें जो आज हम कॉमन इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं कि अमेरिका को हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, जी जी, वो हम कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बदले की बात कर रहे होंगे। लेकिन आप ये बताइए, कभी आपने कहा कि अगर वो इंडो-ज़ायनिस्ट की बात मानी जाती है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका आमादा हो जाता है और खुदा न खास्ता वही जैसे को अफगानिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की बात हुई, जिस तरह इस वक्त अमेरिका जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल एक वाशी मस्त बदमस्त हाथी की तरह वो तुला बैठा है कि वो अब ये समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त का जितना भी दारोमदार है, हमें शिकस्त दो चार किया गया, इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। क्योंकि इंडो-ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा रही है कि तुम इतने बड़ी सुपर ताकत थे और तुम्हें जो शिकस्त दिलवाई जा रही है, तुम्हें दुनिया में जो तस्लील सहनी पड़ रही है, इसका सबसे बड़ा मुर्द इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान है। आप मुझे ये बताइए कि अगर अमेरिका की रवानगी से पहले अगर एक और जंग मुमकिन है
तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और इस जंग में नुकसान कम से कम हो और पाकिस्तान फतह याब हो? अब बरगीर साहब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, काइंडली इसके अंदर अहाता फरमा दीजिए। सवाल बहुत बड़ा है लेकिन यह कि मैं चाहता हूं, मैं अगर ये ना हो सका तो फिर अगले प्रोग्राम में इसको ले आएंगे, लेकिन इसका जरा जवाब फरमा दीजिए। बड़ा अहम स्कूल का आपने नुकता उठाया अभी। ये लड़ाई अभी जो लड़ी जानी है ये अमेरिका के अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ी जानी है। वहाँ पर ओबामा जो है वो अगरचे नजर आता है कि वो इंडो ज़ायनिस्ट लॉबी का ज़रख़रीज़ गुलाम बन गया है जी जी, लेकिन वो इतना ज़रख़रीज़ गुलाम नहीं है जितना कि रिपब्लिकन पार्टी है जी। रिपब्लिकन पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान को तोड़ फोड़ा बनाने की और सबक सिखाने की बातें करेगा, शायद बातें भी करे, सिर्फ ये नहीं कि दरपर्दा क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की हद तक रहे, वो शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें जैसे इंडिया किया करता था जी जी वो अमेरिका भी करना शुरू कर दे। अगर ये रिपब्लिकन पार्टी कामयाब होती है जी तो उसके बाद हमें चीन और बाकी यानी ये हमें ये अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से कि ये न करो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम लैंडलॉक कंट्री में बैठे हुए हो जी, तुम्हारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान में से गुजरती है जी, तुम्हारी दुम हमारे पांव के नीचे है जी, अगर करोगे तो ये खराब होगा जी जी। दूसरा यह है कि ओबामा कामयाब हो जाता है, ओबामा की सेकंड टर्म में वो शायद वो काम जो कि वो पहली टर्म में करना चाहता था और नहीं कर सका वो शायद कर जाए, और वो ये है कि अगर हमने सेंट्रल एशिया में अपने आप को अपनी प्रेजेंस रखनी है जी, जो कि सेंट्रल एशिया के मफाद में भी है और अमेरिका के मफाद में भी है, यूरोप के मफाद में भी है, तो उसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती अच्छी है उनके लिए जी। अगर ये एक चीज, और ये बड़ी स्ट्रांग लॉबी इसकी भी है, ये ना समझिए कि ये नहीं है, लेकिन ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी में है और आजकल ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रांग हो रही है, तो लिहाजा मैं इतना ज्यादा खाइफ नहीं हूँ जी। अगर रिपब्लिकन की और इंडो ज़ायनिस्ट की कामयाबी होती है तो हमारे पास उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारे कंट्रोल में है और हम ये बता सकते हैं कि देखो अगर ये तुम पंगा लोगे तो उसमें तुम कामयाब नहीं होगे, और अगर वो दूसरी चीज कामयाब होती है तो उसमें फिर पाकिस्तान के लिए बहुत राहें खुलेगी और एक किस्म का जो हमारा विजन जो है, जो एटलीस्ट मेरा विजन जो है, उसकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया रवि साहब, आपके विजन के बारे में इंशाल्लाह भी और प्रोग्राम भी होंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूं क्योंकि वक्त की किल्लत की बिना पे मैं अभी यानी नहीं आप इस मामले को ज्यादा डिस्कस कर सकता। इसमें कोई शक नहीं कि आज के प्रोग्राम में कई नए और सवालात ने जहां जन्म लिया है वहां बहुत सी अश्कालात का हल भी आपसे मिला है। मैं इसके लिए बड़ा मशकूर हूं आपसे, और आपने दरअसल एक बड़ी एक लाइन ऑफ एक्शन दी है। मैं चाहता हूं कि हमारे वो लोग जो कि साहिब इक़्तिदार हैं या वो लोग जो कि पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा दर्द दिल रखते हैं और उनके पास कुछ इख्तियारात भी मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि ब्रिगेड साहब के वो जो पस तहरीर जो कुछ पैगाम उन्होंने दिए हैं उन पर भी गौर किया जाए। और जहां से इन्होंने कहा है कि एक बहरहाल एक डेमोक्रेट के अंदर एक ये भी एक ख्याल सामने आ रहा है कि भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, इनके दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, और इस दोस्ती के जवाब में इसके नतीजे में अमेरिका का भी मफाद है और अमेरिका भी जो कि वस्ती एशिया की जो रियासतें इसके अंदर जो ज़खायर हैं उससे फायदा उठा सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता और इंडो ज़ायनिस्ट की लॉबी कामयाब हो जाती है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए तो फिर उसके दुनिया को भी शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। और मैं इस सिलसिले में जाने से पहले मैं आपको एक और थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली भी आई है। वो तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, उसमें ISI का एक बड़ा वाज़ेह एक रोल है उसमें, और CIA के दरमियान एक रिश्ते बड़े दूरियां इख्तियार कर रही हैं, और वो भी वहां पे यही भी पॉइंट है कि क्योंकि ISI ने वाज़ेह तौर पे वो तमाम चीजें सामने लाए हैं जिसकी वजह से, जो कि ब्रिगेड साहब ने अपने प्रोग्राम में इशारा किया कि खुफिया जो हाथ थे जिसकी वजह से अमेरिका के जो अदारे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे और जिसके पीछे एक इंडो ज़ायनिस्ट लॉबी काम कर रही थी, वो जब से आश्कारा हुए हैं तो CIA को वाज़ेह तौर पर जहां शर्मिंदगी का सामना हो रहा है वहां वो अपने तौर पे एक सख्ती का इजहार भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स है, अमेरिका के जो बड़े बड़े जो फौजी लीडर हैं वो भी इस बात को बसयाम में उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के अस्करी ताल्लुकात जो है खतरात की आखिर पे पहुंच चुके हैं और किसी वक्त भी इसके टूटने के और या जारी रहने के अमकानात बहुत मुश्किल हैं।
नाजरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वक्त की किल्लत की बिना पे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में बहुत से नए सवालात आपके सामने लेके आऊँगा। तज्ज़िये के साथ समीउल्लाह मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।